हेलो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? दिस इज मी अनुभव उपाध्याय और आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसको हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे बस 60 मिनट के अंदर। टाइम छोटा भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी जा सकता है, लेकिन आपको बहुत ही मस्त तरह से पूरा की पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाने वाला है। पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाने वाला है। एनसीईआरटी में जो भी चीजें हैं सब कुछ मैं कवर करूंगा। आप हो जाएंगे इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट के राजा। आपको लगेगा यार सब कुछ तो मैंने पढ़ ही लिया है। चलिए शुरू करते हैं भाई इस पूरे चैप्टर को। इसके अंदर मैंने आपको डिवाइड किया है इस पूरे चैप्टर को चार पार्ट्स में। पहला पार्ट है मेजरमेंट, दूसरा पार्ट है यूनिट, तीसरा पार्ट है डायमेंशन, चौथा पार्ट है सिग्निफिकेंट फिगर, मर्ड्स। आपको याद रखना है MUDS, मर्ड्स। ओके, अब यहां पर जो मर्ड्स वाला पार्ट है, इसमें पहला पार्ट मेजरमेंट, उसे हम शुरू करते हैं। पहले मेजरमेंट के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज और उनका मेजरमेंट। तो पहली चीज में हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज कैसे होता है, उन फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट। ठीक है, तो आपको ये माइंडसेट रखना है कि इस पूरे चैप्टर का थीम लाइन क्या है, इस पूरे चैप्टर का बॉटम लाइन क्या है। तो हम इस पूरे चैप्टर में मेजर मेजर एकदम पूरा मेन सिर्फ ये देखने वाले हैं कि भाई अगर एक आदमी को किसी चीज को मेजर करना है या किसी चीज को नापना है या लोगों को एक चीज को दूसरी चीज को कम्युनिकेट करना है, तो कैसे यूनिट्स यूज होती हैं, कैसे उन चीज का मेजरमेंट होता है, कौन सी चीजों को मेजर किया जा सकता है, कौन सी चीजों को मेजर नहीं किया जा सकता, जो भी वैल्यूज नंबर्स लोग एक दूसरे से साझा करते हैं वो कैसे साझा होते हैं। यहां से चांद तक अगर चंद्रयान जा रहा है, मंगल तक मंगलयान जा रहा है या फिर सोलर मिशन जा रहा है, इनके अंदर भी तो कुछ डेटा होता होगा। कितना प्रिसाइज मेजरमेंट करना होता है, किस तरह से मेजरमेंट करना होता है, हर एक चीज को हम यहां पर देखने वाले हैं। चलो सबसे पहले हम समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें मेजर किया जा सकता है। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे तुम मेजर कर सकते हो वो होगी फिजिकल क्वांटिटी। अर्थ से लेके चांद तक की डिस्टेंस, अर्थ से लेके सूरज तक की डिस्टेंस क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है? बिल्कुल है, क्योंकि उसे मेजर किया जा सकता है। अच्छा, क्या तुम्हारे दिल में बहुत पीड़ा है, हाय तुम्हारा दिल टूट गया है, उसने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया चीकू भैया, मुझे फॉलो बैक नहीं आया चीकू भैया, कल पता है पापा ने मुझसे पिज्जा का प्रॉमिस किया था और मुझे गिलकी की सब्जी खिला दी, बहुत दर्द हो रहा है दिल में। तो ये सारी की सारी चीजें क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जिन चीजों को नापा नहीं जा सकता वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या ये बहुत ज्यादा प्यार इसे नापा जा सकता है? नहीं, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। समझ में आया क्या? तो जो चीजों को नापा नहीं जा सकता वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती हैं। ठीक, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें नाप सकते हैं? लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर, वेट, मास, कोई भी ऐसी चीज जिसे नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। ओके, अब यहां पर देखो। अच्छा एक बात बताओ, कितनी हवा है इस रूम में, जिस भी रूम में तुम बैठे हुए हो, इस रूम में हवा कितनी है? क्या इसे नाप सकते हो? जल्दी से बताओ, इस रूम में क्या हवा कितनी है? इसे नापा जा सकता है? हाँ, इसे नापा जा सकता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि इस रूम में हवा का वॉल्यूम नाप सकते हैं, इस रूम में हवा का मास नाप सकते हैं, इस रूम में हवा का डेंसिटी नाप सकते हैं, उसे नापा जा सकता है। वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। समझ में आया भाई? चलो अब यहां पर देखते हैं कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। क्या? एंगर और हैप्पीनेस। मोमोज खुश हो रहा है, तुम्हारे जैसा एक मोमोज है वो खुश हो रहा है, क्या वो मोमोज फिजिकल क्वांटिटी है? उसकी खुशी फिजिकल क्वांटिटी नहीं। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, नहीं तुझे खा जाऊंगा, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अच्छा तो मुझे बताओ, क्या दिल का दर्द एक फिजिकल क्वांटिटी होती है? यस नो, यस नो, यस नो, नो, दिल का दर्द कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कैसे मेजर किया जा सकता है? दुनिया में सब तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती होंगी। कहीं पर कुछ तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, कहीं पर कोई तरह की, मास, लेंथ, वॉल्यूम, भाई अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। एरिया होता है, प्रेशर होता है, फोर्स होता है, बहुत सारी क्वांटिटीज जिन्हें मेजर करते हैं। तो क्या सारी क्वांटिटीज को एक साथ मेजर करना शुरू कर देंगे? नहीं यार। तो यहां पर एक सिस्टम बना हुआ होना चाहिए, है ना? सिस्टम पे सिस्टम। ठीक है, तो यार समझो जरा, यहां पर क्या बना हुआ होना चाहिए कि एक सिस्टम बना हुआ होना चाहिए। अब वो सिस्टम कैसा बना होना चाहिए कि भैया एक तरह से हम एक तरह की कोई चीज को पढ़ना हमने सीख लिया और उससे मिला मिला के हम दूसरी चीजें बना रहे हैं, इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। समझ गए क्या? तो वो सिस्टम कैसे बैठता है? वो सिस्टम के लिए जैसे अपन इंग्लिश देखते हैं, तो इंग्लिश में लोगों ने ए से लेके जेड तक अल्फाबेट बना दिए, हिंदी में वर्णमाला बना दी, अ अनार के से लेके ज्ञानी तक। अब उन सबको मिला मिला के जैसे ये मैं भाषा बना रहा हूं, शब्द बन रहे हैं, भाषा बन रही है और अलग अलग वाक्य बन रहे हैं, ऐसे ही वर्ड बनेंगे, सेंटेंसेस बनेंगे, पैराग्राफ्स बनेंगे। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए। समझ गए? तो हम सबसे पहले बेसिक A to Z जैसे अल्फाबेट्स होते हैं, वैसे हम सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज बना देंगे।
ठीक है। तो हमने जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ऐसे लेके जेड तक बेसिक, तो वैसे ही हमने बेस फिजिकल क्वांटिटी बना दी है। ठीक, अब इसके बाद ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी, जैसे अल्फाबेट्स मिलते हैं और वर्ड्स बनाते हैं, वैसे ही ये बेस फिजिकल क्वांटिटी जो भी हम बनाएंगे वो मिल मिल के दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज बनाएंगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उन्हें हम बोलेंगे डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब कि किसी चीज से बनी हुई, किसी चीज से निकली हुई, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। बेस फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गई, उसी चीज से मिलकर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनेगी। तो देखो 7 तरह की बेस फिजिकल क्वांटिटी बनती है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। अब ये 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमने आइडेंटिफाई कर ली है कि ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको आप अगर यूज कर रहे हो तो आप दुनिया की कोई भी प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, वो फिजिकल क्वांटिटी को आप डिराइव कर सकते हो। ठीक, तो अब कोई सी भी तुमने ऐसे फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग तरह की बना ली, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी क्या है, ये यहां पे थी क्या, नहीं। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी यहां पर नहीं है वो ए से लेके जेड में नहीं है। अब अगर कहीं पे, अब कहीं पर ऐसे लिखा हुआ आई टी, इट, तो इट क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी, आई क्या है, बेस क्वांटिटी, ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आया आपको काफी अच्छे से भाई। तो यहां पर लेंथ क्या है, बेस क्वांटिटी, और एरिया क्या हो, क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो एरिया को हम लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड विथ लेंथ, बेटा समझे क्या। और वॉल्यूम को हम लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड विथ लेंथ मल्टीप्लाइड विथ लेंथ। वेलोसिटी को हम लिख देंगे लेंथ अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है ना। और यहां पर एक्सीलरेशन को हम लिख देंगे लेंथ अपॉन टाइम ऐसे करके, ठीक है। तो यह लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, ऐसे करके हम एक्सीलरेशन को लिख देंगे। इतना क्लियर है, तुम्हें तीनों तरह की बात समझ में आ गई, तुम्हें बेस फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गई, फंडामेंटल, तुम्हें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गई, समझ में आया, ओके सॉर्टेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चीकू भैया जब हमने सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सीख लिया है तो एक सवाल का, हम छोटे से सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि भैया सो द प्रेशर इज व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है प्रेशर। सोचो, प्रेशर फंडामेंटल है या डिराइव्ड है। तो हमने देखा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तो वो होती है जो किसी चीज से डिराइव्ड हुई हो, और बेस फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जैसे मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। क्या इनमें से प्रेशर है, नहीं। तो प्रेशर कैसा हो गया, डिराइव्ड। फंडामेंटल मतलब बेस, ठीक है, जो फंडामेंटल, एकदम फंडामेंटल्स क्लियर है, किसी का बेस क्लियर है, वो वाली बात हो गई, सॉर्टेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे भैया मेजरमेंट क्या होता है। चीकू भैया हमने फिजिकल क्वांटिटी तो समझ ली, इसका मेजरमेंट क्या होगा। तो मेजरमेंट वो प्रोसेस को बोलेंगे जब हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, जब हम किसी चीज को नापना चाह रहे हैं, है ना। तो दुनिया में हम जब भी किसी चीज को नापना चाहेंगे हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, या मेजरमेंट जब भी डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी तो 2 चीजें चाहिए होंगी। एक तो चाहिए होगी क्या, यूनिट, और एक चाहिए होगा उसके नंबर ऑफ टाइम्स की वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे सपोज मैं अपना हाथ नापना चाह रहा हूं, ओके। अब मैं अपना हाथ नापना चाह रहा हूं इस पेन के टर्म्स में, तो हाथ एक, ये पेन को मैंने एक यूनिट बोल दिया, तो 1 2 3 4 5, मेरा हाथ 5 पेन के बराबर है। ये मेरा एक हाथ 5 पेन के बराबर है। तो मेरा वन जो हैंड है, हैंड का मैंने लेंथ लिख दिया 5 पेन। ठीक, तो ये पेन क्या है, ये है, इसका यूनिट है, इसके बराबर। ठीक है, इस यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं, पेन, और ये 5 बार रिपीट हो रहा है। तो जब भी हम किसी चीज का मेजरमेंट लेंगे वो डिफाइन होगा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट में। जब भी हम किसी चीज का मेजरमेंट लेंगे वो डिफाइंड होगा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट में। अब यहां पर देखो, इसको अगर यूनिट ले लिया, एक पॉइंटर, 1 2 3 4 5 6, मेरा हाथ 6 पॉइंटर के बराबर है। ठीक है, तो जब मैंने यूनिट को चेंज करा, पहले पेन था, अब क्या है, यूनिट पॉइंटर है। तो जब मैं यूनिट को चेंज कर रहा हूं तो मेरे हैंड का जो लेंथ है वो सेम रह रहा है, पर एक बार वो N1 U1 आ गया और एक बार वो N2 U2 आ गया। क्या ये बात समझे। तो जब मैंने पेन को यूज करा, तो यहां पर यूज करा पेन, तो ये आ गया कितना, 5 पेन। और जब ये आ गया क्या, पेन आ गया 5 पेन। और यहां पर देखो जरा, अगर मैं पॉइंटर को यूज कर रहा हूं तो 6 पॉइंटर के बराबर है। मेरे हाथ का मेजरमेंट सेम है, मेरे हाथ का लेंथ सेम है, पर हो क्या रहा है, यहां पर हो ये रहा है कि पेन 5 के बराबर है और पॉइंटर में 6 के बराबर है। ठीक, क्योंकि इसकी यूनिट छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आई, जिसकी यूनिट पॉइंटर छोटा है ना तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आई। पेन क्या है, बड़ा है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आई।
पर मेजरमेंट जो है वो सेम है। मेजरमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो भी हमने मेजर किया है वो एकदम शुद्ध शाकाहारी सेम रहने वाला है। तो n1u1 इज इक्वल टू n2u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा कर देंगे, मतलब हम किसी चीज का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा चाहते हैं तो हमें उसका यूनिट छोटा लेना पड़ेगा, और अगर हम किसी चीज का यूनिट ज्यादा लेते हैं तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा आएगा। क्योंकि अगर किसी भी चीज को तुम मेजर कर रहे हो तो उसका मेजरमेंट तो सेम रहने वाला है, मेरे हाथ का लेंथ तो सेम ही रहने वाला है। सॉर्टेड हो गई भैया तुम्हें मेजरमेंट वाली बात, यही सब बात है मैंने आपको यहां पर बताई है। क्लियर? ठीक। तो हमें पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिन्हें मेजर किया जा सकता है, और यूनिट वो चीज होती है, या मेजरमेंट वो चीज होती है जिसमें हमें कोई भी एक यूनिट को लेकर, कोई भी एक यूनिट बना करके किसी एक यूनिट को फिक्स यूनिट को लेकर के कोई एक ऑब्जेक्ट को मेजर करना होता है। ठीक। अब बात ये आई चीकू भैया कि जो यूनिट है, यूनिट के लिए हम कैसे बात करेंगे। जैसे ये पेन तो मेरे पास है, अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि मेरा हाथ 5 पेन का है, तुम उधर बैठ के चैट में ऐसे लिखोगे कि चीकू भैया मेरा हाथ 6 पेन का है, पर हम दोनों को थोड़ी पता है कि मेरा पेन और तुम्हारे पेन का साइज सेम है। तुमने यहाँ पे 5 पेन का हाथ, मैंने यहाँ पे 5 पेन का हाथ बताया, तुम्हारे पास कोई और साइज का पेन है, तुमने उससे हाथ मेजर कर लिया, तुम्हारा भी 5 पेन आ गया। ठीक है। पर ये जो पेन है इसका लेंथ और तुम्हारे पेन का लेंथ सेम होगा, ये जरूरी है क्या? नहीं, हमें बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है भाई? क्योंकि जब तुम इस पेन को देख रहे हो तो ये कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है। हर पेन, दुनिया में हर पेन का हाइट सेम थोड़ी होता है। समझ गए क्या बात? तो हमें एक ऐसी यूनिट को लेकर के यूज करना होगा जो स्टैंडर्ड हो, जो मेरे पास भी उतनी ही है और तुम्हारे पास भी उतनी है। सेम स्टैंडर्ड यूनिट को लेना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या करा, यूनिट वाला टॉपिक पढ़ा, और यूनिट वाला पूरा स्पेसिफिक एक डिटेल में गए, जहां पर हमने सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए। सिस्टम पे सिस्टम तो देखो हमने क्या करा, यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया। सिस्टम ऑफ यूनिट से क्या हुआ कि हमने ऐसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए कि जब भी लेन देन हो तो मैं तुमसे बोल रहा हूं कि मुझे कुछ इतना सामान दो, जैसे काउंटिंग तो सेम होती है कि मैं 4 मंगूंगा, वो सामने वाला 4 दे देगा, पर केजी के लिए, मास के लिए तो यूनिट सेम होना चाहिए ना। जैसे मैं किसी से बोल रहा हूं कि भैया मुझे इतना आटा दे दो, तो आटे को थोड़ी उंगलियों पे काउंट किया जा सकता है, आटे को तो अमाउंट में काउंट किया जा सकता है ना, कि इतना आटा दे दो। अब तुम्हें ये बात समझनी होगी कि वो कितना किलो की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे वो किलो है तो किलो क्या हो गया, यूनिट हो गया। तुमने बोला 1 किलो, उसने 1 किलो दे दिया, तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई, कितने आसानी हो गई। अब तुम बोलोगे इतना आटा दे दो यार, वो बोलेगा अच्छा इतना, पर ऊपर और नीचे कितना, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे। तो वहां पे तुम्हें क्या करना होगा, एक सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत होगी। अब ऐसे दुनिया में पहले कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट बना लिए थे लोगों ने। जैसे एक यूनिट था MKS, एक यूनिट था CGS, ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट चलते थे। और एक यूनिट था जो उस साइड में ज्यादा पॉपुलर है, था यूरोप साइड में, FPS। ठीक है। इसमें लेंथ को, जो लेंथ होती थी, मास होता था और टाइम होता था। तो ये सारे लेंथ, मास और टाइम के लिए बने हुए हैं। ठीक है। तो ये सारे यूनिट ऑफ सिस्टम लेंथ, मास और टाइम के लिए बने हुए हैं। ये मीटर लेंथ को, केजी सेकंड, मीटर केजी सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट, लेंथ को फुट में मेजर किया, कितनी फुट हाइट है तेरी, फीट है मेरी हाइट, 6 फीट हाइट है, पाउंड और सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। एवरीवन इज सुपर सॉर्टेड भाई, क्लियर है, क्लीन है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो सिस्टम ऑफ यूनिट 3 तरह के, MKS, CGS और FPS 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट बने हुए थे। फिर दिक्कतें होने लगी कि यार 3 तरह के सिस्टम नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम होना चाहिए जिसमें दुनिया की सारी जितनी भी चीजें हैं जो कंपनियां प्रोड्यूस कर रही हैं, अमेजोन पे कोई ऑब्जेक्ट बेच रहा है, उनका एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि और भी तो फिजिकल क्वांटिटी है। तो लोगों ने बोला काम करते हैं, हम सारी की सारी 7 फिजिकल क्वांटिटी को, हम सारी की सारी जो 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनसे मिलकर दुनिया की इनफाइनाइट जितनी भी तरह की फिजिकल क्वांटिटी वो बनी हुई है, हम इन 7 फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट दे देते हैं, और वो यूनिट पूरी दुनिया में सबको मानना पड़ेगा। तो ये किसने बोला? ये बोला सिस्टम है इंटरनेशनल है, ऐसा यूनिट सिस्टम ने। तो इन्होंने 7 इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम है इंटरनेशनल बनाया। ये मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसने पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी को इकट्ठा होकर बनाया, और सारी साइंटिफिक कम्युनिटी इसी तरह से यूज करती है। तो सिस्टम है इंटरनेशनल ने क्या करा, इसने ना 7 बेस जो यूनिट्स थी, जितनी भी बेस यूनिट्स थी उनको बनाया। तो इन्होंने बोल दिया कि भैया एक होगा मास, ठीक है, मास को हम बोल देंगे केजी, ठीक, लेंथ जो होगा, लेंथ को हम बोल देंगे मीटर, टाइम को हम बोल देंगे सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसे हम बोल देंगे भैया मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद अगर हमारे पास यहां पर
आ गया लुमिनस इंटेंसिटी, तो लुमिनस इंटेंसिटी को हम बोल देंगे कैंडेला। और लुमिनस इंटेंसिटी के बाद एक और चीज बच गई, जो बच गई टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम बोल देंगे केल्विन, और फिर आखिरी में बचा करंट, तो करंट को हम बोल देंगे एम्पियर। तो ये 7 हमने बेस यूनिट दे दी। तो जितनी भी यूनिट्स थी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी थी, सबको यूनिट मिल गई। 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट मिल गई। तो तुम समझो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी ऐसी थी जो दुनिया की सारी डिराइव्ड क्वांटिटी बना रही थी। मतलब अगर हमने 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट दे दी, तो दुनिया की सारी डिराइव्ड क्वांटिटी को यूनिट दे दी। क्या खतरनाक काम करा इंटरनेशनल सिस्टम वालों ने, वाह वाह, समझ में ठीक है। अब यहां पर सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज को यूनिट मिल गई, तो जितनी भी ये थे सबको इनका यूनिट मिल गया। सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटी जो थे उनको भी उनका यूनिट मिल जाएगा। एरिया क्या होता था, लेंथ इंटू लेंथ, तो इसको मीटर स्क्वायर बोल देंगे। वॉल्यूम क्या होता था, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो इससे बोल देंगे मीटर का क्यूब। वेलोसिटी क्या होता था, लेंथ पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि भैया ये कैसे, तो फोर्स होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसको एमएल लिखते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट केजी है, एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा, फोर्स होगा। इसी पूरे की चीज को न्यूटन बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वर्क और एनर्जी का एक ही यूनिट आएगा, वो आएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इस चीज को पूरे को जूल बोला जाता है। चिकू भैया ये कैसे आया, तो ये आया बेटा फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस से, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट, जो हमने पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल्स टू दिस। या फिर आप एनर्जी के लिए लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर, तो मास का यूनिट केजी और वी स्क्वायर का यूनिट मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, सॉर्टेड। पावर का यूनिट क्या आएगा, ये आएगा एनर्जी अपॉन टाइम। पावर को लिखते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, तो आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का क्यूब। इस पूरी चीज को लिख देंगे वॉट, ओके। प्रेशर, प्रेशर को क्या लिखते हैं, कमेंट करके अब तुम्हें बताना है कि प्रेशर का यूनिट क्या होगा। ठीक भैया, सॉर्टेड है यहां तक, चलो। इसके अलावा जो सिस्टम है इंटरनेशनल था, जिसने सारी बेस फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट दे दिया, वो बड़ा स्मार्ट था। उसने बोला मैं बहुत चालू हूं, बहुत चालू हूं, मैं क्या करूंगा कि सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट देने के बाद, बेस फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट देने के बाद, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को भी यूनिट दे दूंगा। लोगों ने बोला सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है, इसको तो हम कभी यूज ही नहीं करते, हमने तो सुना ही नहीं। उन्होंने बोला नहीं, तुम यूज करते हो। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वो है जिसको तुम जगह जगह पे यूज करते हो। पहला है एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। नहीं यार, एंगल को तो हमने फिर भी यूज करा है, सॉलिड एंगल को हमने यूज नहीं करा। उन्होंने बोला रुको मैं बताता हूं, ठीक है, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहला कौन है, एंगल, दूसरा कौन है, सॉलिड एंगल। अब पहले वाले में उन्होंने बोला सप्लीमेंट्री यूनिट है प्लेन एंगल। ऐसा ही सिस्टम है इंटरनेशनल है, नहीं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी दिए। पहला क्या है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या बताता है कि अच्छा तुम यहां से यहां चले गए, तुम वहां से यहां चले गए, देखो इधर से इधर तक कोई भी नहीं है, इधर से इधर तक कोई भी नहीं है। तो जब तुम एक जगह को इधर से इधर देख रहे हो, तुम्हारी गाड़ी पे एक वाइपर इस तरह से कांच पर से पानी साफ कर रहा है, ये सारे एक एंगल बना रहे हैं। समझ रहे हो क्या, कोई इंसान यहां से यहां जा रहा है, हर एक चीज कोई एंगल बना रही है, और वो एंगल क्योंकि एक प्लेन में है उसे प्लेन एंगल बोलेंगे। समझे बेटा। तो जब तुम्हारा गाड़ी का वाइपर ऐसे घूम रहा है, तो वो यहां से यहां तक इस तरह से एक एंगल बना रहा है, और ये एंगल जो एंगल होगा, ये एंगल होगा एस और ये होगा आर। तो इस चीज को हम लिखेंगे लेंथ, आर्क लेंथ। ध्यान से पढ़ो, आर्क लेंथ जो कि होगी एस और अपॉन में होगा आर अपॉन आर। बेटा समझ गए क्या, तो आर्क लेंथ को लिख दिया एस अपॉन आर, ये एंगल को लिखा जाएगा प्लेन एंगल। समझ गए। तो इधर से इधर तक ये 10 मीटर चला, तुम्हारी रेडियस 2 मीटर है, ठीक। तो एक आदमी यहां से यहां तक 10 मीटर चला है, ठीक है। अब यहां पर ये वाली जो तुम्हारी रेडियस सपोज 5 मीटर है, तो तुम्हारा एंगल कितना हुआ, जल्दी से बता दो। प्लेन एंगल तुम्हारा कितना हुआ, 10 अपॉन 5, वो मीटर अपॉन 5, 2 रेडियन। तुम्हारा एंगल कितना हुआ है, 2 रेडियन के बराबर। सिंपल। चूक भैया ये रेडियन क्या होता है, हमने तो डिग्री पढ़ रखा है। मैं बताऊंगा, रेडियन और डिग्री का रिश्ता भी बताऊंगा, ठीक है। पर पहले हम समझ लेते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट में प्लेन एंगल आपने कहां कहां देखा। जब भी आप इस तरह से एक आर्च देखते हो, ओ आर्च, तो उसका क्या देख रहे हो आप, एंगल देख रहे हो। ओ इतना बड़ा आर्च, अच्छा यहां से यहां तक का आर्च, तो बड़ा प्लेन एंगल। ओ इतना सही, छोटा सा प्लेन एंगल। समझ रहे हो क्या, साइज की बात नहीं कर रहा हूं, एंगल की बात कर रहा हूं। क्लियर है। अब ये देखो पिज्जा के स्लाइस, हमें हमेशा पिज्जा वो स्लाइस का खाना पसंद है जिसका प्लेन एंगल ज्यादा होता है यही होता है। तो जिस पिज्जा के स्लाइस का प्लेन एंगल ज्यादा होगा वो तुम्हें खाना पसंद होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। अब दूसरी चीज, रेनबो क्या बनाता है, रेनबो भी आर्क बनाता है। रेनबो का भी क्या होता है, प्लेन एंगल होता है।
समझ गए बहुत अच्छे से? क्या काफी अच्छे से तुम्हें ये सारी बात क्लियर हो गई? तो जहां जहां भी प्लेन में कोई आर्क बन रहा है उसका हमेशा प्लेन एंगल होगा। अगली चीज यहां पे बात करेंगे भैया अपन, यहाँ फुटबॉल में अगर गोल मारना है तो यहां से यहां तक इतने एंगल के बीच में ही मारना है, वो हमें क्या बताता है? प्लेन एंगल बताता है। सॉर्टेड। सॉलिड एंगल, तो जब भी सॉलिड एंगल का मैं तुम्हें सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ कि सॉलिड एंगल को ऐसे करके डिनोट किया जाता है और इसे लिखा जाता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब ये एरिया किसका है चीकू भैया? तो समझो कि अगर तुम इस तरह से गए हो, तुमने देखा है डोम वगैरह होता है कहीं भी अगर अपन जाते हैं तो इस तरह से कोई डोम बना होता है, मॉस्क में, टेम्पल्स में, चर्चेज में, और जो गुरुद्वारे होते हैं उनमें, हर जगह यहाँ पर इस तरह से डोम बना होता है। अब ये डोम को अगर आप अंदर से जाके देखोगे तो आप देखोगे अच्छा इतना बड़ा डोम है। तो जब तुम डोम के एंगल को कवर करने की कोशिश कर रहे हो, डोम के एंगल को कवर करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे हाथ घुमा रहे हो। ये बात समझ में आई? तुम कैसे हाथ घुमा रहे हो? ऐसे हाथ घुमा रहे हो। जब ऐसे हाथ हम घुमाते हैं, इस तरह से हाथ हम घुमाते हैं, तो हमारा हाथ 3D में घूम रहा है। पहले हाथ जब हम घुमा रहे थे तो 2D में घूम रहा था, प्लेन एंगल में हाथ 2D में घूम रहा था। अच्छा, डोम इतने एरिया में बना हुआ है तो हम 3D में हाथ घुमा रहे हैं, है ना? तो हम प्लेन एंगल को यूज कर रहे थे ऐसे ऐसे, अब हम सॉलिड एंगल को यूज कर रहे हैं। हाँ, ऐसे करा है हमने। अच्छा, वो देख वहां पे, समझ रहे हो? तो ये जो एंगल हम यूज कर रहे हैं ऐसे करके, ये कौन सा एंगल है? 3D में हाथ घुमा के, सॉलिड एंगल। समझ गए क्या भाई? तो सॉलिड एंगल को कैसे यूज करते हैं? देखो, कोनिकल शेप में ऐसे करके बनाया है, तो ये सॉलिड एंगल है। एरिया कौन सा लेंगे? ये ऊपर वाला एरिया। अगर अगर हमको डोम की बात करनी है तो हम ये डोम का जो एरिया होगा पूरा, अगर हम यहां से इसका सॉलिड एंगल देख रहे हैं तो डोम का जो पूरा एरिया होगा, इस पूरे एरिया को लेंगे और ये पूरा एरिया कितना होगा? ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर कौन सा होगा? ये रेडियस होगी, इस रेडियस को आर लेंगे। बहुत अच्छे समझ में आ गया? क्लियर है? चलो अब बात करते हैं चीकू भैया, कन्वर्जन ऑफ एंगल क्या होगा? मतलब हमने तो चीकू भैया यही पढ़ा था ऑब्वियसली कि रेडियन टू डिग्री है, डिग्री टू रेडियन, एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। तो हमेशा याद रखो 2 पाई रेडियन, 2 पाई मतलब पूरा 360 घूम गए, तो 2 पाई रेडियन हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है? तो भैया अगर हम यहां पर लिखें 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 रेडियन किसके बराबर हुआ? 1 रेडियन बराबर हुआ 180 अपॉन पाई के। ओके, क्लियर? तो 1 रेडियन विल बी इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। सॉर्टेड है भैया? अब डिग्री कितने के बराबर हुआ? तो हमें ऑब्वियस ही बात पता है 360 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। अब यहां पर अगर हम लिखेंगे तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 2 पाई अपॉन 360, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 पाई अपॉन 180 रेडियन। क्या बात क्लियर हो गई तुम्हें? ओके, समझ में आया भाई? ठीक है। 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? जल्दी से बताओ। 90 डिग्री, अब 90 के साथ हमने लिखा 1 डिग्री, 90 मल्टीप्लाइड विथ 1 डिग्री, और 1 डिग्री कितना होगा? पाई अपॉन 160 रेडियन। ठीक है, खच खच, पाई बाय 2। आ गया समझ में? चलें आगे बढ़े। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे सेशन की, जिसका नाम है डायमेंशंस। अब चीकू भैया हमने फिजिकल क्वांटिटी देख ली, हमने यूनिट्स देख ली, अब ये डायमेंशन क्यों पढ़नी पड़ रही है? तो डायमेंशन बेटा इसलिए पढ़नी पड़ रही है क्योंकि जब भी हम डायमेंशन के बाद, जब भी हम किसी चीज की यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया लाइट ईयर, तो लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है? तुम सोचोगे कोई ऐसा छोटू सा बच्चा घूम रहा है जिसने 3rd 2nd क्लास में पढ़ा हुआ है, आप उससे पूछे छोटू लाइट ईयर किसका यूनिट होगा, लाइट ईयर में क्या मेजर करते होंगे? तो छोटू सा बच्चा बोलेगा भैया ऐसी कैसी बात कर रहे हो, इसके पीछे तो ईयर लिखा हुआ है, मतलब ये तो टाइम का यूनिट होगा, इससे साल पढ़ रहे होंगे, मतलब ईयर लिखा हुआ है ना उसके पीछे। क्या लाइट ईयर सालों का यूनिट है कि कितना समय हुआ है उसका यूनिट है? नहीं, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, कि एक ईयर में लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कितनी लेंथ ट्रेवल करी है, उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। बेटा क्या तुम्हें यह बात समझ में आ गई यार? क्या तुम्हें यह बात समझ में आ गई कि सिर्फ यूनिट को सुन करके पता नहीं चलता वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की है? एकड़ अगर आपने सुन रखा होगा तो आपको पता होगा एरिया का यूनिट है। बीघा, 10 बीघा जमीन, तो आपने सुन रखा होगा ये बीघा किस चीज का यूनिट है? किस चीज का? एरिया का यूनिट है। समझ गए? तो हमें यूनिट को सिर्फ सुन करके पता नहीं चलता कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी भी यूनिट को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस का क्या यूनिट होगा? सुन के थोड़ी पता चलता। तो स्ट्रेस का हमें क्या निकालना होगा, क्या पता करना होगा? डायमेंशन पता करना होगा। समझ में आया? तो एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही डायमेंशन होगा।
ठीक है, तो यहां देखो भैया, डायमेंशन के अंदर हम 4-5 चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर डायमेंशन, मैंने आपको बता ही दिया। ऐसी चीज जो हमें बताती है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, इसके अंदर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज मिलके ये चीज बनी हुई है, उस चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टाइप बना देती है। ठीक है, समझ में आया? चलो अब यहाँ पर देखो डायमेंशन को और क्या लिखते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर, जैसे H2CO3 लिखा है तो उसके अंदर पता चला 2 हाइड्रोजन है, C 1 है, ऑक्सीजन 3 है। उस तरह से एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन कौन से बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये कैसे पता चलेगा? डायमेंशंस आर द पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स रिप्रेजेंटेड इन द डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर कितने यूनिट्स हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं, वो पता चल जाएंगे। चलो नहीं समझ में आ रहा यार इसका क्या मतलब होता है, रुको मैं बताता हूं। तो जो बेस डायमेंशन है, बेस फिजिकल क्वांटिटी थे, उनके बेस यूनिट हमने लिखे थे, तो हम इन्हीं चीज को यूनिट्स देने की जगह इस बार डायमेंशन दे देंगे। तो मास को लिख देंगे m, इसको लिख देंगे L, टाइम को लिख देंगे T, करंट को लिख देंगे एम्पियर, टेम्परेचर को लिख देंगे केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिख देंगे मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी को लिख देंगे कैंडला। ठीक है, तो इनका तो m, L और T लिख दिया, पर ये जो बचे हुए सब है इनका यूनिट्स ही इनका डायमेंशन है। ओके, अच्छा चीजू भाई, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो अब डिराइव्ड के लिए क्या करेंगे, तो एरिया के लिए लिखेंगे, क्योंकि एरिया लेंथ इनटू लेंथ था, तो अब हम यहां पर लिखेंगे लेंथ का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये वाली बात? एरिया को लेंथ का स्क्वायर लिख दिया। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, लेंथ का क्यूब लिख देंगे चीकू भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड थी, तो इसमें लेंथ ये किस किस से मिलकर बनी होगी, लेंथ अपॉन टाइम से। ये किस किस चीज से मिलकर बनी होगी, लेंथ अपॉन टाइम से, तो हम यहां पर लिखेंगे लेंथ और टाइम T⁻⁻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 ⁻
पावर में -1 लिख दिया। तो हमें पता चला कि इसके ऊपर लेंथ 1 है और टाइम अपॉन में 1 है। ओके, एक्सीलरेशन को कैसे लिखेंगे? एक्सीलरेशन को लिख देंगे LT-2, क्योंकि एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, तो सेकंड स्क्वायर नीचे था ना डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो -2। तो हमें पता चला एक्सीलरेशन में ऊपर एक लेंथ है, फिजिकल क्वांटिटी, और डिनोमिनेटर में क्या है? टाइम है 2 बार। ओके, अब यहां पे देखो फोर्स को लिखेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज MLT-2। वर्क और एनर्जी के लिए लिखेंगे ML2T-2। क्यों भाई? क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को जब डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके बनेगा। ओके, पावर क्या होगी? एनर्जी अपॉन टाइम, तो ML2T-3। ठीक है, याद है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ओके, यहां पर प्रेशर क्या होगा तुम्हें बताना है, इस पर क्वेश्चन ही कर लेंगे अपन। ठीक है, सॉर्टेड है भैया। तो डायमेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट, जी को भैया आपने ये तो बता दिया कि जितनी भी बेस फिजिकल क्वांटिटीज थी या फिर बेस यूनिट्स थी उनका डायमेंशन तो आपने बता दिया। सप्लीमेंट्री यूनिट का डायमेंशन क्या होगा जी को भैया? तो सप्लीमेंट्री यूनिट का कोई डायमेंशन नहीं होगा, दे विल बी डायमेंशनलेस। ये बात समझ में आ गई? दे विल बी डायमेंशनलेस। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमेशा डायमेंशनलेस होगी, इसीलिए इन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या थे? रेशियोज थे। आपने देखा आर्क लेंथ अपॉन लेंथ, तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो ये भी मीटर और ये भी मीटर, दोनों का मीटर मीटर तो कट ही गया। तो जो एंगल आता है वो क्या आता है? रेशो आता है। हमेशा एंगल, प्लेन एंगल हो सॉलिड एंगल हो, दोनों ही क्या आते हैं? रेशो आते हैं। अब क्योंकि भैया दोनों ही रेशो आते हैं तो इनको यूनिट क्यों बोला? हाँ, क्योंकि हम वो रेशोस को यूज करते हैं ना, इसीलिए इन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट बोला। अब सप्लीमेंट्री यूनिट का कोई डायमेंशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो रेशो थे, इनका यूनिट तो कट ही गया, इनके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, इनका डायमेंशन होगा डायमेंशनलेस। ओके भाई, समझ में आया? अब देखो डायमेंशनल एनालिसिस को समझेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायमेंशनल एनालिसिस को समझ लेते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होगा। पर इसके पहले एक छोटी सी चीज हमें और देखनी होगी कि भैया डायमेंशनल एनालिसिस के पहले डायमेंशनल क्या होते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। तो देखो, अगर मैं बात करूं डायमेंशनल इक्वेशन की, डायमेंशनल इक्वेशन, तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है कि अगर कहीं भी अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला पहले देख लेते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर कहीं पर लिखा है ऐसे ML2T-2, ये एनर्जी है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। पर अगर मैंने ऐसे लिखा, चीकू भैया एनर्जी विल बी इक्वल्स टू ML2T-2, तो एनर्जी के बराबर में ऐसे करके सजा के लिख दिया, तो बेटा ये क्या हो जाएगी? डायमेंशनल इक्वेशन। समझ में आया? तो ये अकेला लिखा है तो डायमेंशनल फॉर्मूला, आमने सामने लिखा है तो डायमेंशनल इक्वेशन।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब चिकू भैया डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, किसी चीज का डायमेंशनल पे एनालिसिस करेंगे, समझ रहे हो? मतलब हम उसको सोचेंगे कि कौन है तू, कहां से आया है तू, कैसे आया है तू, यही सब चीज के बारे में भारी चिंतन होगा डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन पर। तो डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होगा? पहली चीज, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशंस। तो आपको क्या चेक करना होगा? डायमेंशनल की कंसिस्टेंसी चेक करनी होगी कि सारी की सारी इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है। दूसरी चीज, डिराइव्ड रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज। तो आपको क्या चेक करना होगा? आपको चेक करना होगा डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके कि क्या आप दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप डिराइव कर पा रहे हैं। चिकू भैया ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, करके देखते हैं करके देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, बाबा जी भी बोलते हैं कि भैया, अरे हर सर बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करो तभी तो आएगा तुमसे। अब यहाँ पे देखो, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है चिकू भैया? तो मैं आपको सीधे सीधे भाषा में समझाता हूं। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का यह मतलब होता है कि अगर कहीं पर लिखा है a प्लस बी, मतलब दो चीजें ऐड हो रही हैं, तो ये समझ लो बेटा, दो चीजें ऐड हो रही हैं, मतलब ये चीज क्या है? समझो जरा, ये चीज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कोई चीज है, और ये वाली चीज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कोई चीज है। तो एक मिनट सोचते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल छोड़ो, तुम ये मानो कि सिंपल एकदम उसके पहले चलते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी हुई नहीं थी, जो न्यूटन सर के सर पे एप्पल गिरा था, वहीं से बात शुरू करते, क्योंकि तबाही तो वहीं से शुरू हुई है। हम समझते हैं कि भैया ए, सपोज ये है 10 एप्पल, ठीक है, 10 एप्पल, और यहां पर जो बी एक दूसरी क्वांटिटी है, वो दूसरी क्वांटिटी है सपोज 10 समोसे, ठीक है, समोसे, ठीक है। तो ये 10 एप्पल है और 10 समोसे, क्या इनको मैं ऐड करके 20 समोसे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते चीकू भैया। क्या मैं इसे ऐड करके 20 एप्पल लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते चीकू भैया। 10 एप्पल प्लस 10 समोसे इज इक्वल टू 20 एप्पल नहीं लिख सकते। 10 एप्पल प्लस 10 समोसे इज इक्वल टू 20 समोसे नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं ऐड कर रहे चीकू भैया ने? क्योंकि बेटा देखो, 10-10 तो ठीक है, लेकिन इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो n है वो तो ठीक है, u अलग है। n है वो तो ठीक है, इसका u अलग है, तो इसका n1, इसका u2, तो ये दोनों के यूनिट क्या है? अलग अलग। ये a को मेजर कर रहा है, एप्पल को मेजर कर रहा है, दूसरा वाला समोसे को मेजर कर रहा है। समझ में आया? तो जब दो चीजें ऐड हो रही हैं, तो अगर वो ऐड हो रही हैं तो तभी ऐड हो पाएंगी जब दोनों का यूनिट क्या होगा? सेम। समझ गए? तो अगर ये दोनों ऐड होकर कुछ क्वांटिटी बना रही है, जैसे 10 एप्पल प्लस 5 एप्पल इज इक्वल्स टू 15 एप्पल, समझ गए? तो 10 एप्पल प्लस 5 एप्पल इज इक्वल टू 15 एप्पल। तो हमने यहां पर क्या सीखा? हमने यहां पर यह सीखा कि दोनों अगर सेम यूनिट्स होंगे तभी ऐड होंगे, और जो ऐड होकर क्वांटिटी बनाएंगे वो भी एप्पल ही बनाएंगे। ऐसा नहीं 10 एप्पल प्लस 5 एप्पल 15 समोसे ऐसा नहीं हो, क्या करता रहता हूं। तो यहाँ 10 एप्पल प्लस 5 एप्पल 15 समोसे नहीं बन जाएंगे तुम्हारे। तुम्हें यही सोचना है कि एप्पल होंगे, एप्पल में ऐड होंगे तो एप्पल ही बनेगा। मतलब इन तीनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम। अगर कोई चीज ऐसे रखी हुई है a प्लस बी प्लस सी, तो a का डायमेंशन जो होगा वही डायमेंशन b का होगा, और वही डायमेंशन c का होगा। ठीक, तीनों का डायमेंशन सेम होगा। सॉर्टेड है यहां तक सारी की सारी जनता? चलो आगे देखते हैं। तो अगर यहां पर d a b c तीन चीज है, तो यहां पर एप्पल, जैसे 10 एप्पल में से 20 एप्पल, सपोज ये 10 एप्पल है, ये 20 एप्पल है, इसमें से किसी ने 4 एप्पल खा लिए, तो अब यहां कितना बचा? तो 10 और 20 कितने? 30, 30 में से 4 खा लिए, तो 26 एप्पल्स यहां पर बचे। तो ए बी डी ए बी सी सब है क्या? एप्पल है। हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं है, हम इनकी सिर्फ डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ डी विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए, विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी। ये बात समझो जरा, विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी और विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सी। क्या ये बात क्लियर है तुम्हें? डी ए बी सी, इज इट क्लियर? सॉर्टेड, क्लीन? तो भैया ये सारी की सारी चीजों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? क्योंकि ये सारे के सारी चीजें एप्पल ही होने वाली हैं। ठीक, तो हर एक इक्वेशन में जब भी सारी की सारी चीजें एक जैसी हैं, सबका डायमेंशन सेम होता है, तो हम उसे बोलते हैं होमोजेनिटी। एक फिजिकली करेक्ट, मतलब एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में, मतलब जिसमें सारे डायमेंशन सही हैं, सारे लॉ अच्छे से फॉलो हो रहे हैं, उनमें सबका डायमेंशन हमेशा ही चिकू भैया सेम होगा। चिकू भैया इसका यूज क्या है? ऐसी सब चीजें पढ़ा दिया आपने, इसका यूज क्या होता है? अच्छा, इसकी यूज में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तुमसे तुम्हारा ट्रिकी पूछेंगे, तुमसे तुम्हारा एप्टीट्यूड चेक करवाएंगे कि देखो ये एफ है, एक्स अपॉन डेंसिटी है, प्लस सी है, तुमसे पूछ लिया ये एक्स का डायमेंशन क्या होगा। तुमने बोला यार गलत फंसे, पर मैं तुमको बताता हूं कि ये और ये और ये
क्या तीनों क्वांटिटी ये दोनों ने ऐड होके इसे बनाया है? बिल्कुल सही। तो सीधे सीधे इन सबको पकड़ो, लिखो फोर्स विल बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन डेंसिटी, ओके, विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सी। तो इसका डायमेंशन इस पूरे का डायमेंशन और सी के डायमेंशन के बराबर होगा। फोर्स कितना होगा जरा जल्दी से बताओ? एम एल टी माइनस टू। ये चीकू भैया मुझे कैसे याद होगा? मैंने पीछे लिखा है, अगर तुम खुद साथ साथ करते रहोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। अब यहां पे देखो एक्स अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी का डायमेंशन होता है एम एल माइनस थ्री, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। एक्स के डायमेंशन के लिए एक्स का निकालना है तो इसे उधर भेज देंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इसके डायमेंशन को उधर भेज देंगे। तो एम एल टी माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे एम एम एल थ्री, एम एल माइनस थ्री, सॉर्टेड है भाई। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एल माइनस टू टी माइनस टू। कौन सा आंसर सही दिख रहा है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डायमेंशनल एनालिसिस और उसकी एप्लीकेशन में अगला जो फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे रिलेशनशिप वाला, ठीक है। सेकंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं और स्कूल भी ये वाली चीज को ना ऐसा घिस के पूछता है। तो यहां पे देखिए एक चीज जो है डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी क्वांटिटी? कोई भी क्वांटिटी। तो इसको समझने की कोई थ्योरी नहीं है, इसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन ही देखना पड़ेगा। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमें बोल रहा है टाइम पीरियड टी डिपेंड्स ऑन मास m, ओके, एंड लेंथ l एंड एक्सिलरेशन, ओके। तो टाइम पीरियड मास पर, लेंथ पर और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। डिड्यूस द रिलेशन ऑफ टाइम विथ m, l एंड g। हमने बोला ठीक है, अभी निकाल देते हैं। तो इस तरह का ऐसा क्वेश्चन होगा, तो टाइम का रिश्ता निकालना होगा m, l और g से, ठीक है। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन होगा। तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, इसको शुरू कैसे करेंगे? हमें कुछ पता तो है नहीं, तो हम सबसे पहले स्टेप में एक फॉर्मूला बनाएंगे। हम लिखेंगे टाइम विल बी इक्वल्स टू m की पावर x, क्योंकि टाइम का रिश्ता पूछा है m, l और g से, तो हम लिखेंगे l की पावर y मल्टीप्लाइड विथ l की पावर y मल्टीप्लाइड विथ g की पावर z, ठीक है। g क्या है चीकू भैया? g क्या है? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। चलो बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप में सबके डायमेंशन डाल देंगे, तो टाइम का डायमेंशन तो टाइम ही आ जाएगा, मास का डायमेंशन तो मास ही आ जाएगा, मास की पावर x, लेंथ का डायमेंशन भी लेंथ ही आ जाएगा l, और ग्रेविटी उसका डायमेंशन होगा एल टी माइनस टू। चीकू भैया ये कैसे करा, ये नहीं आया। अब यहां पे देखो जरा, एक्सिलरेशन जब भी होती है तो ग्रेविटी और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन बराबर होगा, क्योंकि ये भी एक्सिलरेशन है, ये भी एक्सिलरेशन है। एक्सिलरेशन होती थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एल टी माइनस टू, समझ गए क्या? तो एल टी माइनस टू यहां पर डाल दिया। सेकंड स्टेप क्लियर है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में एक जैसी जितनी भी क्वांटिटीज है उनको साथ साथ रखेंगे। तो हमें यहां पर दिख रहा है m की पावर x लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है l की पावर y लिखा हुआ है, z, तो यहां l की पावर z भी आ गया। इसके अंदर देखो जरा ध्यान से, l की पावर z और t की पावर माइनस टू z आ गया। तो हमने सारी फिजिकल क्वांटिटीज को साथ में रख दिया। हमने बोला वाह जी वाह। अब m की पावर आया x, l की पावर में दोनों को साथ कर देंगे, जितने भी l है ना सबको साथ रख देंगे। तो यहां देखो l की पावर में y प्लस z आ गया, y प्लस z। क्यों 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 चीकू भैया? l की पावर z है और l की पावर y है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो l की पावर को y प्लस z लिख देंगे, पावर ऐड हो जाती है। टाइम की पावर माइनस टू z लिख दी। कोई दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं है। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, सामने भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे, सामने भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे। तो जब हमने देखा तो सामने तो सिर्फ टाइम लिखा हुआ है यार, सामने तो सिर्फ टाइम लिखा हुआ है यार, मतलब मास की पावर 0 है, l की पावर 0 है, टाइम की पावर 1 है, और हमारे पास इस तरफ m की पावर x लिखी है, l की पावर y प्लस z लिखी है और t की पावर माइनस टू z लिखी है। ओके, मतलब x इज इक्वल टू 0। अरे वाह, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब x तो 0 है ही, तो x की वैल्यू 0 डाल दी, मतलब y इज इक्वल टू, क्या y इज इक्वल टू भी 0 आ गया? जल्दी से बता दो भाई, क्या y इज इक्वल टू भी 0 आ गया क्या? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, x प्लस वाई नहीं है यहाँ पर, y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, कोई दिक्कत नहीं, x तो 0 आ गया। अब यहाँ पर माइनस टू जेड विल बी इक्वल टू 1, माइनस टू जेड विल बी इक्वल टू 1। कैसे कर रहे हो जीगू भैया? m की पावर x है और इधर m की पावर 0 है, तो हमने बोल दिया x 0 है,
एल की पावर वाई प्लस जेड है, इधर एल की पावर 0 तो वाई प्लस जेड को 0 लिख दिया। इधर टी की पावर -2z है, इधर टी की पावर 1 है, अरे अरे हाँ, इधर टी की पावर 1 है, इधर टी की पावर -2z है, तो यहाँ पे इसे लिख दिया। तो z इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/2, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ z, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, +1/2, सॉर्टेड है। अब क्या करेंगे, अगली स्टेप में हमें z की पावर 1/2 मिल गई, y की पावर +1/2 मिल गई। तो ये जो टाइम का फॉर्मूला था इसमें लिखेंगे m की पावर 0 है, l की पावर जो l है उसकी पावर कितनी है 1/2, और जो g है उसकी पावर है -1/2। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया बेटा? तो इस क्वेश्चन को 2 बार देख लेना और पूरे अच्छे से शिद्दत से, मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस क्वेश्चन को 2 बार देखना, पूरी शिद्दत से इसे एक बार खुद भी सॉल्व करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, पर अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है और आपके जरूरत के हिसाब से बना हुआ वीडियो है तो प्लीज जरा सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब करे हुए ही वीडियो देखते हैं, तो इससे आपका भी नुकसान होता है और हमें मोटिवेशन कम आता है। तो प्लीज अगर ऐसे वीडियो और ज्यादा चाहिए तो जरूर से सब्सक्राइब करें। ओके, कंटिन्यू। तो डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ एप्लीकेशन भी हैं और कुछ इसके लिमिटेशन भी है। तो एप्लीकेशंस के लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि जब भी अगर आपसे बोला जाएगा कि रिश्ता पता करो किसी फिजिकल क्वांटिटी का, और वो फिजिकल क्वांटिटी ऐसे x + y + z है, तो ये रिश्ता तुम नहीं पता कर सकते, क्योंकि हम तो हमेशा ऐसे पता कर रहे हैं ना, जैसे फोर्स मल्टीप्लाइड फोर्स की पावर x और वेलोसिटी की पावर y, डिस्टेंस की पावर z, मल्टीप्लीकेशन वाले रिश्ते पता कर रहे हैं। क्या ये वाली चीजों में डायमेंशनल एनालिसिस लग सकता है? नहीं लग सकता। ठीक, इसके अंदर कोई कांस्टेंट आ गया, जैसे यहाँ ×2 है, तो हम वो डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं पता कर सकते। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट जैसे अपन वहां भी लिख रहे थे 10 एप्पल का अपन डायमेंशन निकाल रहे थे, तो एप्पल ही निकल रहा था ना। ठीक है, समझ में आया ना? तो हम ये 10 को कंसीडर नहीं कर रहे थे। तो डायमेंशनल एनालिसिस में न्यूमेरिकल वैल्यू का, कांस्टेंट्स का हमेशा ही लॉस हो जाता है। सॉर्टेड भाई? चलो, तो यही था डायमेंशनल एनालिसिस। अब इस पूरे चैप्टर का सबसे क्रूशियल मुद्दा हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो है, छोटा सा पार्ट है पर इस पे 1-2 क्वेश्चन देखे जाते हैं, कोई ना कोई इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है। और वो क्वेश्चन किस चीज के ऊपर होते हैं? वो होते हैं क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। तो हम सबसे पहले देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हम बेसिकली 4 पार्ट देखने वाले हैं, फिर हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो सपोज एक मेरे पास सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा, ये 1 लीटर होगा, 2 लीटर होगा, ऐसे 1 लीटर होगा या 2 लीटर होगा, कुछ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब ये जो सॉल्यूशन है इसको मुझे 7 टुकड़ों में बांटना है। ठीक है, तो कुछ 7 टुकड़ों में 1 2 3 4 5 6 7, मुझे 7 वाइल्स यहाँ पे दी हुई हैं, इसमें मुझे बांटना है। ठीक है, तो सपोज ये 1 लीटर नहीं 32.5 लीटर है, 32.5 लीटर है। ठीक है, 32.5 लीटर है और उसे मुझे इन 7 वाइल्स में बांटना है। ठीक है, तो जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 32.5 को डिवाइड करा 7 से, तो ये कितना आ गया 4.642 ऐसे आ गया। ठीक है, कुछ कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखा, इतना आ गया। ओके, अब 4.642 का मतलब क्या है? 4.642 का मतलब यह है कि अच्छा इतने डिटेल में मेजर किया है, हम इतना डिटेल तक हमें पता है? नहीं, इतना डिटेल तक नहीं पता है। क्यों? क्योंकि इतना डिटेल में जाने के लिए तो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं ना, भारी वाले इंस्ट्रूमेंट। जैसे अगर आप अपनी स्केल, स्कूल वाली स्केल से मेजर करते हो तो सिंपल, जैसे वो दुकान पे आपने देखा, आप जाते हो वायर लेने या कपड़ा लेने, वो ऐसे एक डंडी रखते हैं, ऐसे करके मेजर कर देते हैं। कोई यूनिट देखते कुछ भी नहीं, उनके पास एक डंडा होता है, आगे से पीछे तक मेजर करते हैं और बोलते हैं ये लो 1 मीटर हो गया, लो जाओ ओढ़ो। तो यही इस तरह से करते हैं पूरा 1 मीटर तक। ठीक है, तो वो कोई यूनिट वगैरह नहीं देखते। पर अगर आप आपके स्केल वाले उस पर करते हो तो उनका वो सीधा 1 मीटर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पर अगर आप सही तरह से लिखना चाहते हो और आप अपने स्कूल वाला जो स्केल होता है, मेटल स्केल या फिर जो सेंटीमीटर स्केल होता है, उससे कोई चीज को मेजर कर रहे हो ऐसे करके, ठीक है, अपने स्केल पे, तो यहां पर जब वो चीज को आप देखोगे तो ये चीज का आप ऐसे मेजरमेंट लिखोगे यार, हाँ 10.2 सेंटीमीटर। तो आप ये पॉइंट में भी बता रहे हो ना, वो तो सीधा 1 मीटर बता दिया, ये पॉइंट में बता रहे हो। तो पॉइंट में बता रहे हो मतलब आपने 1 2 3 ये तीनों डिजिट बड़ी मेहनत से उस स्केल पे देख देख के मेजर करें, बड़ी मेहनत से करें। अब इससे ज्यादा डिटेल मेजरमेंट चाहिए तो आपके स्कूल में ऐसा वर्नियर कैलिपर टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट आता होगा, उसमें ऐसे दांत वांत लगे होते हैं, वर्नियर कैलिपर, और वो खतरनाक मेजरमेंट करके फिर ऐसी स्केल 10.21 सेंटीमीटर। तो बेटा ये स्केल 5-10 रुपए की आ जाती है, लेकिन जो वर्नियर कैलिपर चाहिए तो 100 रुपए 200 रुपए का आता है।
समझ रहे हो? तो तुम्हें इसका सिर्फ एक डिजिट एक्स्ट्रा पता करने के लिए, छोटा सा एक डिजिट एक्स्ट्रा पता करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। समझ रहे हो क्या? तो बेटा तुमने यहां पर 32.5 तक मेजर कर रखा था, मतलब 3 डिजिट मेजर कर रखे थे, पर जैसे ही तुमने 7 से डिवाइड करा वो ऐसे हो गए। ठीक है, और ये तो छोटा कैलकुलेटर है, अगर तुम बड़े कैलकुलेटर में करोगे तो इतने सारे डिजिट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो तुम्हारे पास 3 डिजिट तुमने ईमानदारी से मेजर करे थे, यहां पर जो स्केल में तुमने सपोज 3 डिजिट ईमानदारी से मेजर करे, अब उसको तुमने 7 से डिवाइड करा तो ये डिजिट इतने बड़े हो गए। समझ में आया? तो क्या ये डिजिट तुमने सब मेजर करे? नहीं, ये तो मैथमेटिक्स है, ये तो कैलकुलेशन है। तो आप हमेशा ये बात समझो कि कैलकुलेशन अलग चीज होती है और मेजरमेंट अलग चीज होती है। समझ गए? तो कैलकुलेशन में इसे डिवाइड करोगे तो इतना कुछ हो जाएगा, लेकिन मेजरमेंट में आप ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप कोई चीज को लिख रहे हो 4.642851, मतलब लोग सोचेंगे अच्छा तूने इतना डिटेल मेजर करा है, अरे वाह खतरनाक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा होगा तूने यार। समझ रहे हो? क्योंकि जब हम यहां से यहां जाना चाह रहे थे तो हमारे 100 रुपए लग गए थे, ये 5 का आ रहा था, 200 रुपए का आ रहा था, कितने ज्यादा पैसे लग गए थे। तो इतना डिटेल में जाने के लिए तो भाई जमीनें बिक जाएंगी, एफडीआं टूट जाएंगी, किडनियां निकल जाएंगी, तब जाके तुम यहां पर पहुंचोगे। समझे बेटा? क्लियर है? तो इतना डिटेल, इतना प्रिसाइज, इतना अंदर तक जाने के लिए आपको काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक, तो भैया सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर यही बताता है कि कैलकुलेशन और मेजरमेंट में क्या अंतर है। कैलकुलेट करोगे जब आप मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो बहुत नंबर आएंगे, पर क्या वो सारे नंबर आपके काम के हैं? नहीं, आपको तो सिर्फ वो नंबर रखने हैं जो आप ईमानदारी से मेजर कर चुके हो, जो आपके मेजरमेंट में ईमानदारी से आपके इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से आए हैं। अगर वो मेजर नहीं कर पाए, आपने ये बड़े बड़े नंबर जबरदस्ती लिख दिए, तो क्या होगा? आपके कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे। जो भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू बताओगे, यूनिट तो सही रहेगा, पर जो भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू बताओगे वो गलत जाएगी। समझ गए? तो आपका पूरा की पूरा जो मेजरमेंट है, कैलकुलेशन है, जो आप यहां से मंगलयान चंद्रयान भेज रहे हो, भेज सूरज पे रहो, उसके बगल बहुत दूर से निकल के चला जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए। आपको हर चीज एकदम सही पता होनी चाहिए। समझ गए भाई? तो सिग्निफिकेंट फिगर उसी चीज के ऊपर मेजरमेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जब भी हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, क्या आपको यहाँ पे सब कुछ पूरा अच्छे से दिख रहा है? तो देखो ये 4 है, 4 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 के ऊपर है और 8 के नीचे है, 7 के ऊपर है और 8 के नीचे है, तो हम यहां पे लिखेंगे 4.7। पर क्या ये 7 हमारा सर्टेन है? नहीं, ये 7 तो नहीं है, क्योंकि 7 से कुछ ज्यादा है और 8 से कुछ कम है, तो ये हमारा सर्टेन है। और ये 7 जो है ये हमारा अनसर्टेन है, क्योंकि हम इस पे श्योर नहीं है। ठीक, तो सारी अनसर्टेन डिजिट, सारी सर्टेन डिजिट, जैसे 4 है तो ये सर्टेन और आखिरी वाला अनसर्टेन है, तो ऑल द सर्टेन डिजिट और एक लास्ट वाला अनसर्टेन डिजिट, इनको काउंट करके सिग्निफिकेंट फिगर बनता है। तो जब भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं और अनसर्टेन डिजिट तक हमने मेजरमेंट ले लिया है, ठीक, लास्ट अनसर्टेन, ये अनसर्टेन है, यहां तक हमने मेजरमेंट ले लिया है, तो अब हम इस पूरे मेजरमेंट को बोलेंगे 1 और 2, दो सिग्निफिकेंट फिगर है। पहले वाला सर्टेन है, ये वाला अनसर्टेन है। सपोज यही मेजरमेंट इस तरह से होता तो ये सारे सर्टेन होते, लास्ट वाला क्या होता? अनसर्टेन होता, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट काउंट आ गया होगा, तभी इसके आगे मेजर नहीं कर पा रहा कोई भी मेजरमेंट को। तो इस पूरी की पूरी चीज को हम बोलेंगे 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब ये 5 फिगर हमने मेहनत से मेजर किए। बड़ा समझ गए क्या? बहुत अच्छे समझ गए। चलो अब यहां देखो आगे हमारे पास रीडिंग आई है 4.7, तो ये सर्टेन, ये अनसर्टेन, यही बात मैंने आपको बताई। इसी पूरी चीज में, इसी पूरी प्रोसेस में हम देखेंगे कि कौन से डिजिट को सर्टेन बोलना है। जैसे किसी ने मेजरमेंट करके दिया, किसी ने कोई भी मेजरमेंट तुम्हारे पास आया, तुम एक इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, तुम वहां बैठे हुए हो, हाँ अच्छा ओके मुझे मंगलयान पे कुछ भेजना है, तो कैसे भेजूंगा? तो तुम किसको सर्टेन मानोगे, किसको अनसर्टेन मानोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, वो वैल्यू उसने दी उसमें। तो पहले अगर आपके पास सारे नॉन जीरो डिजिट है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे आया, तो इसमें आप बोलोगे 5 सर्टेन, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। किसी ने तुमको बोल दिया 3 2 5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ रहे हो? ऑल नॉन जीरो, सारे सिग्निफिकेंट लोग हैं। अच्छा, इसमें से बताओ कौन कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। ये वाले में कितने हैं जल्दी बताओ? 4। इस वाले में कितने हैं? 5। इस वाले में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7। क्योंकि सारे नॉन जीरो हैं, तो जितने भी नॉन जीरो होंगे सब सिग्निफिकेंट होंगे। समझ गए? ट्रेलिंग जीरोस नेवर काउंटेड। अगर कहीं लिखा है 1000, 1000 में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, पीछे वाले जीरो को काउंट नहीं करते हैं। सिंपल इस तरह से 1000 2000 5000 पीछे वाले जीरो काउंट नहीं होंगे। यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने?
1 2 2000, मतलब ये पीछे वाले तीनों जीरो को काउंट नहीं करेंगे, दो सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर 3 और ये पीछे वाले 4 जीरो नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एक और यहाँ पीछे कितने जीरो है, 5 जीरो लगे हुए, इन्हें काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्या बात समझ गए? ओके चलो, अब यहाँ देखो भैया अगली चीज। तो ये दोनों को तो हमने देख लिया, जीरोस इन बिटवीन ऑलवेज काउंटेड। ठीक, तो अब जीरो बीच में आ गया, जैसे 1001 1001 याद है वो दक्षिणा देते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमें सिग्निफिकेंट दक्षिणा मिले। कोई भी हम जैसे चाह रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं, शादी में दक्षिणा देते हैं ना, शादी में कि हाँ जाओ तुम्हें लिफाफा दिया, तो हमेशा 1001 का लिफाफा देते हैं। क्यों 1001 का लिफाफा देते हैं? ताकि सिग्निफिकेंट लिफाफा रहे। ध्यान से समझो, ये बीच वाले जो जीरो हैं, 101 का दे दो, है ना, 501 का दे दो, ताकि पीछे वाले अगर 500 रुपए दिए तो दोनों इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। सिर्फ ये 501 दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, 101 दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, यहां सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा, क्योंकि बीच वाले जीरो को हमेशा काउंट किया जाएगा। समझ रहे हो क्या भैया? तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, पीछे वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे। 102 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए भाई? 3। यहां देखो पीछे वाला जीरो काउंट नहीं किया है, सारे काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसमें भी पीछे वाले जीरो को काउंट नहीं किया, इस पूरे को करा, तो 1 2 3 4 5 6, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। समझ गए भैया? अच्छे से क्लियर है, सॉर्टेड है। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे, अगली चीज, लीडिंग जीरोस नेवर काउंटेड इफ द नंबर इज लेस देन 1। तो अगर 1 से छोटा नंबर है, तो जो आगे जीरो आ गया, 1 से छोटा नंबर कैसा होता है चीकू भैया? 0.001। तो जो आगे वाले जीरो है इन्हें काउंट नहीं करना है। 1 से छोटा नंबर, ये 1 से छोटे नंबर है 5 4 2, तो इन्हें काउंट करेंगे, इन्हें काउंट नहीं करेंगे। ठीक, यहां देखो 0.00, तो इसे काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हें काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.000 कुछ है तो ये आगे वाले नहीं काउंट होंगे, सिर्फ ये काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। आगे वाले काउंट नहीं होंगे, सिर्फ ये काउंट होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए भाई? सॉर्टेड है। चलो अब ट्रेलिंग जीरोस काउंटेड इफ डेसिमल पॉइंट। ठीक, पीछे वाले जीरो काउंट हो जाएंगे पर अगर डेसिमल पॉइंट हो तो, मतलब जैसे 1000 है, इसको काउंट नहीं करेंगे, पर 1.000 है तो काउंट करेंगे। इसका मतलब ये बता रहा है कि जैसे पेट्रोल पंप पे तुम्हारा 100 रुपए का बिल हुआ, तो पॉइंट के पीछे 2 जीरो होते हैं ना, तो 2 जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। समझ रहे हो? ये 2 जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट है। वैसे ही अगर पॉइंट के बाद कुछ जीरो आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। ऐसे लगे हुए जीरो, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। 1.1 और 1 2 3 इसे भी काउंट करेंगे। ठीक, तो यहां देखो 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 सारे सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 6 7, और ये 3 भी, तो 7 और 3 10। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ गई क्या बात भैया आपको? काफी अच्छे से क्लियर। ऑल द डिजिट्स इन द साइंटिफिक मेजरमेंट विल बी सिग्निफिकेंट। तो अगर एक साइंटिफिक मेजरमेंट दे दिया इस तरह का, कोई भी लैब की रिपोर्ट आई है 1.200 इंटू 10 टू द पावर -4, आपके अंदर प्लेटिलेट कुछ काउंट है, इस तरह से कुछ कुछ बता दिया किसी ने। ठीक है, तो मुझे नहीं पता मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, है ना, पर यहां पर ये जितना भी लिखा है ये सब सिग्निफिकेंट होगा। अगर वहां 1200 लिखा है इंटू 10 टू द पावर -24, ऐसा कुछ केल्विन कुछ भी आ गया, मुझे नहीं पता। ठीक है, केल्विन तो नहीं आ सकता, केजी आ गया। ठीक, तो ये जो आगे लिखा हुआ है ये सारा के सारा सिग्निफिकेंट होगा, इसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर कितने हैं? 4। सॉर्टेड। इसमें सब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आप कमेंट करके बताएंगे, पहचान सकते हैं सबके अंदर के सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने आपको रूल्स निकालना सिखा दिया। सॉर्टेड है। चलो अब, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर यार गड़बड़ तब नहीं होती जब आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, गड़बड़ तब होती है जब मेजरमेंट हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि सपोज 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सपोज क्या है कि 2 ऐसी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सपोज एक आया 1.5 और एक सिग्निफिकेंट फिगर आ गया कोई और फिजिकल क्वांटिटी, सपोज ये मास है और कोई और वेलोसिटी आ गई 1.412, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक आंसर आया। अब वो आंसर में क्या करें, क्योंकि इसको कम डिटेल में मेजर कर रखा था, सस्ते इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रखा था, ये भाई को बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा था, काफी डिटेल मेजर कर रखा था। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब जो आंसर बना उसका कैसे पता चले कि वो कितना सिग्निफिकेंट है, वो कैसे पता चलेगा? तो वही सीख रहे हैं हम यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में द रिजल्ट शुड हैव द मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। बेटा ये बात समझो, डेसिमल प्लेसेस मतलब रिजल्ट के अंदर हम मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखेंगे। कैसे कि देखो यहां पर 4.202 को ऐड कर रहे हैं,
3.45 को ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों में ऐड कर रहे हैं, तो इसके बाद डेसिमल प्लेस कितनी है 3, इसके पास डेसिमल प्लेस कितनी है 2, ठीक। तो आंसर में सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस होंगी, यहां पे 3 है पर हम क्या ऐड कर रहे हैं तो 3 आ रही है, पर हम आंसर में सिर्फ 2 रखेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस को लिया जाता है, हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस को लिया जा सकता है। जैसे यहां पे देखो 2.331 है और 2.1 है, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो देखो हम इस पे अनसर्टेन है, ये 1 पे 2.1 मतलब ये 2 पे सर्टेन है, 1 पे अनसर्टेन है। अब 1 पे ही हम अनसर्टेन है, हमें यही नहीं पता है 1 क्या है, 1 है 2 है, हमें नहीं पता, हम यहां बहुत कॉन्फिडेंस से 0 0 लिख रहे हैं। अरे यार 0 0 थोड़ी लिख सकते हो, मेजरमेंट डिटेल में करोगे तो क्या पता वहां 8 आ जाए 9 आ जाए, पर हमने वहां 0 0 लिख दिया, तो गलती हो गई ना। तो 1 में 0 को ऐड करा तो 1 आ गया, 3 में 0 को ऐड करा तो 3 आ गया, तो ये तो दोनों गलत ही है एक तरह से, तो इन्हें फेंकना पड़ेगा। अब ये आ गया 4.4, तो हम क्या करेंगे, जहां पे हमने 0 0 लगाया, ये एक्स्ट्रा सब लगाया, इसे हटा देंगे, लीस्ट डेसिमल प्लेस रखेंगे। तो यहाँ 2.1 लीस्ट, इसके अंदर एक डेसिमल प्लेस थी, तो हमें लगता है वहीं तक सही आएगा, तो हमने 4.4 आंसर में रखा। समझ गए काफी अच्छे से। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या होगा, तो जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं चीजों को, जैसे 1.23 को मल्टीप्लाई कर दिया 3.47 से, ठीक, तो जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, अब पहले वहां डेसिमल प्लेसेस का खेल था ना, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का खेल है। इसमें 3 है और इसमें 4 है, तो इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो रिजल्टेंट जो आएगा उसमें हम 3 ही रखेंगे, मिनिमम ऑफ 2, इसके 3 उसके 4, वहां पे रखेंगे 3। समझ में आ गई क्या बात? कैसे चीकू भैया, ये 5 है ये 3 है, तो 5 में 3 को मल्टीप्लाई करा तो रिजल्ट में क्या होगा, सिर्फ 3 को रखेंगे, ये बाकी का पीछे का सब फेंक देंगे, क्योंकि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे। समझ गए भाई, बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब चीकू भैया जब फेंक रहे हैं तो फेंकने के लिए करेंगे क्या, फेंकने के लिए हम करेंगे राउंड ऑफ। जब भी हम किसी चीज को इस तरह से फेंक रहे हैं तो फेंकने के लिए हम करेंगे राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ कैसे होगा, तो अगर जैसे देखो 4.95 है, ठीक है, अब मुझे 5 को फेंकना है, मुझे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो मैं 5 को फेंक दूंगा, ठीक है। मुझे 5 ऐसे 4.91 है, मुझे 1 को फेंकना है, एक काम करते हैं 1 यहाँ ऊपर ग्रेटर देन 5 है ना, तो सपोज 9 6 है, मुझे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो मैं 4 और 9 को रखूंगा, मैं 6 को फेंकूंगा। जैसे ही मैंने 6 को फेंका, जैसे ही मैंने 6 को फेंका, मैं यहाँ पे 5.0 कर दूंगा, 9 को ऐड कर दूंगा, 9 में एक 1 ऐड कर दूंगा। समझ में आया? तो अगर यहाँ पर 4.92 है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि भैया 4.92 में इसे फेंक दिया, 2 को फेंक दिया, तो कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, 4.9 ही रहने दूंगा, ठीक। समझ में आ गया बहुत अच्छे से। इफ द नंबर टू राउंड ऑफ इज लेसर देन 5, तो वही बात अपने करी कि 4.82 है, अब हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो हम 2 को फेंक रहे हैं, तो जैसे ही हम 2 को फेंक रहे हैं तो हम लिख देंगे 4.8, हम लिख देंगे 4.8, कुछ भी चेंज नहीं होगा। पर यहीं पर 4.8 के साथ 7 होता है और 7 को फेंक रहे होते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, 8 के पीछे से 7 को फेंक दिया तो हमारे पास क्या आ जाता, 4.9 आ जाता, 8 में +1 कर देते। ओके, दिक्कत कहां आती है 5 में, क्या 4.8 है और 4.9 है, दोनों के पीछे 5 लगा हुआ है, हमें रखने 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इधर से भी 5 फेंकना पड़ेगा और इधर से भी 5 फेंकना पड़ेगा। तो जब 8 के पीछे से 5 फेंकेंगे, 8 के पीछे से 5 फेंकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 4.8 ही आ जाएगा। हम 8 के पीछे से 5 फेंकेंगे तो 8 के आगे देखेंगे, मतलब 8 कैसा है, 8 ऑड है, 8 कैसा है और 8 कैसा है, इवन है, तो इवन के पीछे से जब 5 फेंकेंगे तो सब इवन रहेगा। लेकिन 9 कैसा है, ऑड है, 9 के पीछे से जब 5 फेंकेंगे तो हम देखेंगे अरे भैया 9 तुम्हारे पीछे से तो 5 फेंक दिया, अब तो तुम ऑड हो गए, ये 9 ऑड हो गया, तो हम बोलेंगे काम करते हैं तुम्हारे अंदर एक बढ़ा देते हैं, तुम्हें 5.0 कर देते हैं। समझ में आया भाई बहुत अच्छे से? तो जब 5 के आगे वाला नंबर अगर ऑड है तो 0.1 उसमें 1 ऐड कर देंगे, और अगर 5 के आगे वाला नंबर इवन है तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, ठीक। दैट्स इट, तो बस यहीं पे खत्म होता है। दिस इज मी चीकू भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आ गया होगा सिर्फ 1 घंटे में यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बाय बाय।